स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी का संबंध किससे है? किससे है एनपीपी का संबंध? तो वो है आपके सकल उत्पादकता से। किसे? सकल उत्पादकता, श्वसन हानि। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सीधा संबंध उस ऊर्जा या कार्बनिक पदार्थ से है जो प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधों के पास बचता है। पौधे सूर्य के प्रकाश से जो कुल भोजन बनाते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश से जो भोजन बनाते हैं, जो ऊर्जा बनाते हैं, उसे सकल प्राथमिक उत्पादकता ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जीपीपी कहते हैं। लेकिन पौधे खुद को जीवित रखने, बढ़ने और प्रजनन करने के लिए इस ऊर्जा का एक हिस्सा श्वसन में खर्च कर देते हैं। किसमें? श्वसन में, सांस लेने में खर्च कर देते हैं। खर्च करने के बाद जो बचत रह जाती है वही एनपीपी है। तो सब वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन वो हिस्सा वो श्वसन में कर देते हैं, तो वो एनपीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल नीनो। क्या एल नीनो का प्रमुख प्रभाव क्या है? क्या है एल नीनो का प्रमुख प्रभाव? प्रशांत महासागर की सतह का असामान्य रूप से गर्म होना। क्या होना? जो प्रशांत महासागर की जो सतह है उसका असामान्य रूप से गर्म होना। एल नीनो मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। यह केवल समुद्र के तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है एल नीनो का? सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक पवनें गर्म पानी को पश्चिम धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये पवनें कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ने लगता है। क्या क्या वैश्विक प्रभाव होते हैं इसके? वर्षा के पैटर्न में बदलाव होता है, सूखा और आग, जंगलों में आग का खतरा बढ़ जाता है, समुद्री जीवन पर असर पड़ जाता है, वैश्विक तापमान पर भी असर इसका होता है। होता क्या है ये एल नीनो? जब सामान्य रूप से जब समुद्र की हवाएं गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। नतीजा यह होता है कि गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की ओर जमा होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस कारण से होता है? कौन सा प्रभाव? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये होता है आपका अवरक्त विकिरण का अवरोधन। क्या? अवरक्त विकिरण का अवरोधन। जो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारण है वो वायुमंडल में मौजूद गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी गर्मी को सोख लेना और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकना है। कि ये कैसे काम करता है? कैसे काम करता है? सबसे पहले सौर विकिरण। सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, उसके बाद पृथ्वी इस ऊर्जा को सोख लेती है और गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद पृथ्वी इस ऊर्जा को अवरक्त विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर छोड़ती है। वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, CH2 और जलवाष्प इन अवरक्त विकिरणों को पकड़ लेती है और इन्हें बाहर नहीं जाने देती। इससे वातावरण गर्म बना रहता है। कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसें? आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का क्या उद्देश्य है? किसका? जैव विविधता 2002 का उद्देश्य क्या है? जैव संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। क्या है? जैव संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। जैव विविधता अधिनियम 2002 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कानूनों में से एक है। इसे 1992 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। कौन कौन से इसके 3 मुख्य स्तंभ है? सबसे पहले है जैव संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग और लाभों का समान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओजोन छिद्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा छिद्र? ओजोन छिद्र। तो वो पाया जाता है अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया जाता है। यद्यपि ओजोन का क्षरण पूरी दुनिया में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अंटार्कटिका की विशेष भौगोलिक और मौसमी स्थितियाँ इसे वहाँ सबसे गंभीर बना देती हैं। क्यों होता है अंटार्कटिका में ही ये छिद्र
ध्रुवीय भंवर। सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो एक घेरा बना लेती हैं। यह घेरा वहाँ की ठंडी हवा को बाकी दुनिया की हवा से अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे संबंधित है? किसकी अवधारणा? कार्बन क्रेडिट। तो वह आपकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। किसे? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण को प्रदूषित करने की एक कीमत तय करना है। क्या होते हैं? सब कंपनियों को कार्बन क्रेडिट दिए जाते हैं। अगर जिसने अच्छा करा तो उसे कार्बन क्रेडिट दिए जाते हैं और जिसने कम करा तो वो और उसे खरीद सकता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है वो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से निकली थी। इसका लक्ष्य विकसित देशों को अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन सिटू संरक्षण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका? इन सिटू संरक्षण का मुख्य उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान। इन सिटू यानी स्वस्थानीय संरक्षण। कौन सा? स्वस्थानीय संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है आपका? राष्ट्रीय उद्यान। इन सिटू संरक्षण के और कौन कौन से उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व और पवित्र उपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्लू कार्बन का संबंध किससे है? कौन सा? ब्लू कार्बन। तो उसका संबंध है महासागरीय एवं तटीय पारितंत्र। किससे संबंध है? महासागरीय एवं तटीय परितंत्र। जो ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन वह कार्बन है जो दुनिया के महासागरीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा वातावरण से सोखा जाता है और जमा किया जाता है। इसे ब्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पानी से जुड़ा है, जबकि जंगलों में जमा होने वाले कार्बन को अक्सर ग्रीन कार्बन कहा जाता है। क्या क्या स्रोत है मुख्य ब्लू कार्बन के? तो वह आपके मैंग्रोव, खारे पानी में उगने वाले पेड़ जो अपनी जड़ों और मिट्टी में भारी मात्रा में कार्बन जमा करते हैं, समुद्री घास, समुद्र के नीचे मैदान जो बहुत तेजी से कार्बन सोखने की क्षमता रखते हैं, और ज्वारीय दलदल, तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले दलदली घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पेरिस समझौता किससे संबंधित है? कौन सा समझौता? पेरिस समझौता। तो वह आपके जलवायु परिवर्तन नियंत्रण। किससे? जलवायु परिवर्तन नियंत्रण। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है से निपटने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता है। इसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। क्या क्या लक्ष्य हैं इस समझौते के? तापमान सीमा, वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का भरसक प्रयास करना, उत्सर्जन में कमी, वित्तीय सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक का क्या उदाहरण है? किसका? जैव अपघटनीय प्रदूषक। तो उसका उदाहरण है कागज। क्या? कागज। क्यों है? क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। क्या? कागज। और कौन कौन से हैं जैव अपघटनीय प्रदूषक? ये वे पदार्थ होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया, कवक और अन्य सूक्ष्मजीव एक निश्चित समय के भीतर सरल हानिरहित पदार्थों में से तोड़ देते हैं। जैसे घरेलू कचरा हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी और जो मलमूत्र और कृषि अवशेष। और जो गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? जिन्हें नष्ट नहीं होते या जिन्हें टूटने में हजारों साल लग जाते हैं। जैसे आपके पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, धातु के टुकड़े जैसे एल्यूमिनियम और कीटनाशक जैसे DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रॉफिक स्तर का संबंध किससे है? किसका? ट्रॉफिक स्तर। तो उसका संबंध है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह। किससे है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह। ये क्या है? ट्रॉफिक स्तर का सीधा संबंध खाद्य श्रृंखला में उस स्थान से है जो एक जीव ऊर्जा प्रवाह के दौरान ग्रहण करता है। जो एक जीव जब ऊर्जा प्रवाह के दौरान ग्रहण करता है, इसे एक पिरामिड के रूप में समझा जा सकता है जहाँ ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है। ट्रॉफिक स्तरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? प्रथम स्तर है इसका उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। इसमें हरे पौधे आते हैं जो सूर्य की रोशनी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा स्तर है प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, टिड्डा जो पौधों को खाते हैं। उसके बाद आता है तीसरा स्तर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मांसाहारी जीव जैसे मेंढक, भेड़िया जो शाकाहारी को खाते हैं। चतुर्थ स्तर आता है इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स, बड़े मांसाहारी जैसे शेर, बाज जो अन्य मांसाहारी को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
लाइकेन किसका सूचक है? कौन सा? लाइकेन। तो वह है वायु प्रदूषण। किसका? वायु प्रदूषण। लाइकेन को पर्यावरण का प्राकृतिक सूचक माना जाता है, विशेष रूप से वायु प्रदूषण के लिए। लाइकेन वास्तव में दो अलग अलग जीवों जैसे कवक, फंगी और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है। ये हवा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। क्या संबंध होता है लाइकेन और वायु प्रदूषण का? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशीलता। जैसे लाइकेन हवा में SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है की सूक्ष्म मात्रा के प्रति भी बहुत संवेदनशील होते हैं। जब हवा में प्रदूषण विशेषकर SO2 बढ़ता है तो लाइकेन मरना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई? कब हुई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना? वो हुई थी 2010 में। कब? 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय हरित अधिनियम। इसकी स्थापना के साथ ही भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जिसे पर्यावरण के मामलों के लिए एक विशेष अर्थ न्यायिक निकाय बनाया है। क्या उद्देश्य है इसकी स्थापना का? पर्यावरण संरक्षण, वनों के बचाव और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े कानूनी मामलों का तेजी से निपटारा करना। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? बायोस्फीयर रिजर्व का। इसका उद्देश्य है संरक्षण और सतत विकास का संतुलन। क्या? संरक्षण और सतत विकास का संतुलन। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य केवल प्रकृति का संरक्षण नहीं है बल्कि संरक्षण और मानव विकास के बीच एक मजबूत संतुलन बनाना भी है। इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? कौन सी कहाँ पर जाती है ओजोन परत? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें को सोखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपके क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।